हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका अपना दोस्त धर्मेंद्र कुमार। लाइन बाय लाइन हिंदी एनसीईआरटी सीरीज अपन डिस्कस कर रहे हैं और चैप्टर जो अपना चल रहा है वो है प्राणियों में संरचनात्मक संगठन। 5 लेसन इसके अपन देख चुके हैं और लास्ट टॉपिक अपना बचा है कॉकरोच। ठीक है, कॉकरोच की अगर अपन बात करें तो एनिमल किंगडम में इसके बारे में प्रॉपर्टी अपन ने थोड़ी बहुत देखी थी। बोले साहब कहाँ पर देखी अपन ने? तो जो कॉकरोच है वो किसका एग्जाम्पल है? वो ऑर्थ्रोपोडा का एक एग्जाम्पल है, ऑर्थ्रोपोडा का एक मेंबर है। तो जो भी प्रॉपर्टीज वहां पर अपन ने देखी थी, तो इसकी जो प्रॉपर्टी है कॉकरोच की, कहीं ना कहीं 90% तो सेम ही है वहां पर। ठीक है, तो वो यहाँ से अपन डिटेल में देखेंगे कॉकरोच के बारे में क्या क्या अपने को बता रखा है एनसीईआरटी में, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो यहाँ से अपन डिस्कस करेंगे। तो आप लोग एनसीईआरटी लेके बैठिएगा। स्टार्ट अपन करते हैं। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप डाउट पूछ सकते हो। कॉकरोच, इसे हिंदी में अपन बोलते हैं तिलचट्टा। कॉकरोच कैसे होते हैं? चमकदार भूरे अथवा काले रंग के सपाट शरीर वाले प्राणी हैं। तो भूरे और काले रंग के हैं साहब। आपने ऐसा ही कलर की बात की थी जब केंचुआ अपन ने पढ़ा था। ठीक है, भूरे रंग की जो अपन बात करते हैं उसमें सेगमेंटेड पोर्शन अपन ने देखा था वहां पर। ठीक है, तो जिन्हें की संघ या फाइलम ऑर्थ्रोपोडा संधिपाद की वर्ग इंसेक्टा कीट वर्ग में सम्मिलित किया गया। क्योंकि ये कीट है तो इसे इंसेक्टा वर्ग में यहाँ पर रखा गया। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय भाग में चमकीले पीले, लाल तथा हरे रंग के कॉकरोच अक्सर दिखाई देते हैं। तो भूरा भी होता है, काला भी होता है, पीला भी होता है, लाल भी होता है, हरा भी होता है। तो 5 कलर की कॉकरोच देखने को मिल सकते हैं। इसका आकार जो होता है 1/4 से 3 इंच या 0.6 से 7.6 सेंटीमीटर होता है। इनमें लंबी श्रृंगिका जिसे बोलते हैं एंटीना, ठीक है, पैर तथा ऊपरी शरीर भित्ति में चपटी वृद्धि होती है जो कि सिर को ढके रहती है। ठीक है, तो यहाँ आप इस डायग्राम में देख सकते हो एंटीना आपको यहाँ पर ये बता रखा है। ये वाला जो है ये क्या है? एंटीना ही है साहब, या श्रृंगिका जिसे अपन बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, तो ये तंतु रूप श्रृंगिका है। जो सिर वाला पोर्शन है उसी की क्या है? बाह्य वृद्धि है। समस्त संसार में ये रात्रिचर है, सर्वभक्षी प्राणी है, सब कुछ खा लेते हैं, नम जगह पर मिलते हैं और ये मनुष्य के घर में रहकर गंभीर पीड़क या अनेक प्रकार के रोगों के वाहक भी होते हैं। तो आप देखते ही अपने घर के कोनों में या एड आप देखते हो टीवी में, तो उसके अंदर भी बताया जाता है कि कोने कोने में जो भी है, ठीक है, वहां से मार दिया जाता है, सफाया कर दिया जाता है। तो पहला जो टॉपिक इसके अंदर आ रहा है वो है बाह्य आकार की एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। अपन यहाँ से देखेंगे कि बाहर से अपन क्या क्या इसके बारे में प्रॉपर्टीज है जो देख सकते हैं, बता सकते हैं, वो यहाँ पर। सामान्य वयस्क कॉकरोच जाति पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना का 34 से 53 मिलीमीटर लंबा तथा पंखों वाला होता है। पंख नर में उदर के आखिरी छोर से भी आगे बढ़े रहते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखनी लंबाई सिंपल सी किसकी है? पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना की। और जो पंख नर में उदर के आखिरी छोर से भी आगे बढ़ रहे थे। तो अभी अपन देखेंगे इसके जो 3 पार्ट यहाँ आपको इस डायग्राम में बता रखे। एक तो शीर्ष आपको बता रखा है, सिर है। और उसके बाद में आपके पास जो वक्ष वगैरह आपको यहाँ पर बता रखा है उसके भी अलग अलग रीजन है। अग्र मध्य और पश्च की अपन बात करेंगे। उधर वाला जो आपको पोर्शन बता रखा है, तो उधर से भी पीछे की ओर क्या होता है? आखिरी छोर तक जाते हैं नर में जो पंख है वो। कॉकरोच का शरीर मुख्य रूप से खंडों में विभक्त होता है। यानी ऑर्थ्रोपोडा और एनालिडा दोनों के मेंबर्स जो होते हैं उसमें खंड होते ही। अपन ने केंचुए में भी इसे डिस्कस किया था। इसके 3 मुख्य भाग होते हैं, सिर, वक्ष तथा उदर। चित्र में जैसा अभी मैंने आपको बताया था, ये तीनों सर्कल जो बता रखे, सिर आपका हो गया, उदर यहाँ पर हो गया, और वक्ष अपन बात करते हैं तो ये वक्ष ही है। ये पूरा जो पोर्शन इसके 3 पार्ट में आपने डिवाइड किया, टांगी यहाँ पर आपको बता रखी है। ठीक है, प्रत्येक खंड में, अच्छा, इसका पूरा शरीर मजबूत काइटिन युक्त बाह्य कंकाल भूरे रंग का बना होता है। काइटिन अपन ने कहाँ पढ़ी थी? एक तो ऑर्थ्रोपोडा में तो पढ़ी थी, उसके साथ साथ में जो फंगस अपन पढ़ते हैं, कवक जो अपन पढ़ते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, उसकी भी जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसकी भी काइटिन की और उसकी भी काइटिन की बनी होती है। प्रत्येक खंड में बाह्य कंकाल में मजबूत पट्टिकाएं होती है जिन्हें अपन कटक या स्क्लेराइट्स कहते हैं। मैं चाहूंगा कि आप इसके जो शब्द बता रखे वो इंग्लिश में ही आप ध्यान रखें। जो भी खंड है, क्योंकि सेगमेंटेड पोर्शन है ये कॉकरोच का इस प्रकार से। तो जो जो भी आपको सेगमेंट यहाँ पर बता रखे हैं, तो ये जो सेगमेंट है बाह्य कंकाल की जो अपन बात करें, वहां पर मजबूत पट्टिकाएं होती है जिसे अपन क्या बोलते हैं? कटक यहाँ पर बोलते हैं, या स्क्लेराइट्स भी अपन इसे बोलते हैं। ठीक है, पृष्ठ वाली पृष्ठकांच मतलब जो पीछे की ओर होती है वो उसे अपन बोला पृष्ठकांच, और अधर मतलब आगे वाली जो होती है उसे अपन बोला है अधर कांच।
एक खंड आपस में एक पतली वे लचीली झिल्ली से जुड़े रहते हैं, जिसे संधिकारी झिल्ली या संधि झिल्ली कहते हैं। जैसे मान लो एक खंड ये हो गया, दूसरा खंड ये हो गया, तो इसके बीच में छोटी पतली सी कोई झिल्ली यहाँ पर कहीं ना कहीं होगी। तो संधि का मतलब जोड़ने वाली जो झिल्ली है वो संधिकारी झिल्ली है, ठीक है, या संधि झिल्ली, सिंपल सा अपन समझ सकते हैं। शरीर के अग्र भाग में स्थित सिर जो होता है वो कैसा होता है, त्रिकोणीय होता है। वैसे इस डायग्राम को देख के लगेगा तो नहीं त्रिकोणीय, लेकिन थोड़ा बहुत होता है, ठीक है। शरीर के अनुदैर्ध्य अक्ष के साथ लगभग समकोण बनाता है। ये 6 खंडों के मिलने से बना होता है। क्या सिर की बात कर रहा है ये, जो सिर है वो कितने खंडों से मिलकर बना होता है, 6 खंडों से मिलकर बना होता है, लेकिन लगता एक ही है ये। तथा अपनी लचीली गर्दन के कारण सभी दिशाओं में घूम सकता है। इसकी जो सिर है और जो आपका नेक्स्ट वाला जो पोर्शन होता है उसके बीच में छोटा सा यहाँ पर कनेक्शन होता है, उसकी वजह से क्या होता है, ये सिर लगभग समस्त दिशाओं में घूम सकता है। आगे आएगा अभी कैसे क्या होता है। सिर जो है संपुटिका पर एक सिर संपुटिका पर एक जोड़ी संयुक्त तो नेत्र होते हैं। तो इसके अंदर आप डायग्राम में देख सकते हैं, नेत्र आपको ये बता रखा है, ये आई से संयुक्त आंख यहाँ बता रखा है। संयुक्त क्यों बोला, इसके पीछे भी रीजन है, जो भी आगे देखेंगे क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ से, ठीक है, ठीक है ना बात। तो सिर संपुटिका पर एक जोड़ी संयुक्त तो नेत्र होते हैं। आंखों के आगे झिल्ली युक्त सॉकेट से धागे जैसी एक जोड़ी श्रृंगिका, जैसे एंटीना अपन ने बोला था, वो निकलती है। अब ये निकलती क्यों, क्या इसका काम है, क्या केवल जैसे पुराने टाइम में तो टीवी जो होती थी वो एंटीना से चलता था, एंटीना को इधर घुमाओ उधर घुमाओ, अभी नहीं आया दूरदर्शन ये वो तो काम में आता था, लेकिन यहाँ क्या एंटीना काम कर रहा है। तो जो श्रृंगिका है यहाँ संवेदी ग्राही इसके होते हैं, ठीक है। वातावरण में जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसके काम में आता है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मुझे क्या करना है, भागना है, बचना है या क्या करना है, ठीक है। तो श्रृंगिका में संवेदी ग्राही उपस्थित होते हैं जो वातावरणीय दशाओं को मापने का काम करते हैं। सिर के आगे वाले छोर पर उपांग लगे होते हैं, जिनसे काटने में चबाने वाले मुखांग बनते हैं। तो जो सिर का आगे वाला जो पोर्शन है, जैसे यहाँ की अपन बात करते हैं तो इसके अंदर क्या आता है, उपांग लगे होते हैं। जैसे मनुष्य में क्या दांत है, जीवा है, तो ये अंग है एक प्रकार से, चबाने का काम करता है, काटने का काम करता है। सेम वैसे इसके अंदर भी चबाने और काटने वाले अंग देखने को मिलते हैं मुखांग में, ठीक है। तो मुखांग में एक जोड़ी उदरवोष्ठ, ऊपरी जबड़ा, ऊपर वाला जबड़ा होता है, एक जोड़ी चिबुकास्थि, एक जोड़ी जंबिका और एक अधराओष्ठ, एक नीचे वाला ओष्ठ होता है, ठीक है, ठीक है। क्लियर है, इसके अंदर तो नहीं दिखेगा आपको, लेकिन इस वाले डायग्राम में अपने को देखने को मिल जाता है। तो इसे अपन देखेंगे अभी, जैसे जैसे आगे चल रहे हैं वैसे वैसे इस डायग्राम को समझेंगे। 4 पार्ट आपको बता रखे हैं मुखांग में। एक जोड़ी उदरवोष्ठ, ऊपरी जबड़ा हो गया, एक जोड़ी चिबुकास्थि, नीचे वाला है वैसे इसे नीचे वाला ही बोलते हैं, एक जोड़ी जंबिका, आगे आएगा अभी, और एक अधराओष्ठ जिसे अपन बोल रहे हैं, ठीक है। एक मध्य लचीली पाले जिसे अधोग्रसनी हाइपोफेरिंक्स कहते हैं, जीवा का कार्य करता है। जैसे मान लो ये, ठीक है, ऊपर वाला आपके पास क्या हो गया, ऊपर वाला उदरवोष्ठ हो गया, नीचे वाला क्या हो गया, जो चिबुकास्थि हो गया और जंबिका हो गया, और जो बीच में आपके पास है, यहाँ कहीं बीच में जो स्ट्रक्चर होती है उसे आपने बोला हाइपोफेरिंक्स या अधोग्रसनी, जो जीभ का काम करता है जैसे मनुष्य में करता है, ठीक है, जो मुखांगों से घिरी रहती है, जैसे मैंने आपको बताया। वक्ष मुख्यतः 3 भागों में, तो वक्ष की अपन बात करेंगे। इस डायग्राम को आप देख सकते हो, तिल चट्टा जो आपको बता रखा है, ये नेत्रक है। नेत्र के पास में एक छोटी संरचना है संवेदी, ये भी। ये संयुक्त आपको बता रखा है, ये मैंडिबल, मैक्सिला, जो उदरोष्ठ और जो आपके पास चिबुकावस्थी था उन्हीं का नाम यहाँ पर लिखा है। तो आप डायग्राम को देखेंगे, हिंदी और इंग्लिश, इंग्लिश के एनसीईआरटी आप लोग साथ में लेके बैठेंगे तो डायग्राम को मैच करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कौन सा हिंदी का है और कौन सा इंग्लिश का है। ये लेब्रम, लेबियम जो आपको बता रखे हैं, ठीक है, ये ओस्ट है एक प्रकार से, ऊपरी और निचली ओस्ट जो अपन बात करते हैं। मैक्सिला, जो जबड़ा आपके पास है, ये मैंडिबल, नीचे वाला जबड़ा आपको बता रखा है। ये लेबियम आपको बता रखा है, ठीक है, और इसके बीच में आपके पास क्या होती है, जो हाइपोफेरिंक्स है वो यहाँ से होती है। अब ये देखो आप, लेब्रम, मैंडिबल, मैक्सिला, ये लेब्रियम नीचे बता रखा है, ये मैक्सिला सेम राइट और लेफ्ट है, ये मैंडिबल राइट और लेफ्ट है, जो क्या करता है, कृंतक क्षेत्र मतलब काटने वाला है, ठीक है ना। और ये हाइपोफेरिंक्स जो जीभ जैसी संरचना वो क्या है, हाइपोफेरिंक्स। ये ऊपर वाला जो जीभ जो लिप है वो है यहाँ पर आपको बता रखा। तो इंग्लिश वाले एक बार एनसीईआरटी आप लोग लेके बैठेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट बता रखा, वक्ष जो है मुख्यतः 3 भागों में बटा होता है, अग्र वक्ष, मध्य वक्ष और पक्ष वक्ष। आगे वाला जो अग्र है, बीच वाला मध्य और सबसे पीछे वाला पश्च। सिर वक्ष से अग्र वक्ष तक एक सिर वक्ष, सॉरी, ये जो सिर वक्ष है वो अग्र वक्ष, जैसे मान लो ये वक्ष हो गया यहाँ पर, इसके 3 पार्ट हो गए, एक अग्र वक्ष, ये मध्य वक्ष और ये पश्च वक्ष, ये पश्च, ये मध्य और ये अग्र। तो जैसे अपन ने बात की थी कि इसका सर जो है चारों दिशाओं में घूम सकता है लगभग। तो अग्र वक्ष और जो सिर वक्ष है वो एक छोटे प्रसार से जुड़ा रहता है, जिसे आपने क्या बोला है, गर्दन, जिसे आपने बोला है, उसकी वजह से यहाँ पर मूवमेंट हो रहा है।
प्रत्येक वक्षीय खंड में एक जोड़ी टांगे पाई जाती है। तो ये जो वक्षीय खंड अपने को बता रखे हैं, जैसे अग्र, मध्य और पक्ष, तो एक जोड़ी टांगे अग्र में होगी, एक जोड़ी का मतलब दो टांगे, मध्य में एक जोड़ी होगी और पश्च में भी क्या होगी, एक जोड़ी टांगे अपने को देखने को मिलेगी। ठीक है ना, ये इस डायग्राम में आपको बता रखा है। जैसे ये मध्य अग्र वक्षीय टांग आपको बता रखी है आगे वाली, ये मध्य वक्षीय टांग आपको बता रखी है, और सबसे लास्ट में पश्च वक्षीय टांग आपको बता रखी है, जो तीनों वक्ष में मिलती है। आ गई बात समझ में। नेक्स्ट कक्षांग जो है, कोक्सा, शिखरक, ट्रोकेंटर जिसे अपन बोलते हैं, उर्विका, फीमर मनुष्य में भी होती है, अर्धजंगी का टीबिया, और गुल्फ जो लिखा है वो टार्सस आपके पास लिखा है। ठीक है, तो ये किसके पार्ट है, ये टांग जो आपको बता रखी है उसके पार्ट है। जैसे ये टांग आपको बता रखी है ना यहाँ यार, तो ये इसके अंदर बता रखी है, नोमेनक्लेचर तो इसके अंदर नहीं कर रखा, लेकिन ये जो पार्ट की जो टांग है ना, इसके पार्ट आपको बता रहे हैं। जैसे फीमर आपके पास है, ये टीबिया यहाँ पर आगे आता है। तो इस डायग्राम में अपन नेमिंग नहीं कर सकते, दर्शा नहीं सकते इसको, लेकिन आपको ध्यान में रखना है जो पांच पार्ट बता रखे हैं किसके पार्ट है। कभी भी पूछ लेगा कि टांग का पार्ट है या मुख का पार्ट है या जो भी वक्ष का पार्ट है, तो ये कोक्सा, ट्रोकेंटर, फीमर, टीबिया और गुल्फ। कभी भी उस डायग्राम में ये पांचों का नामकरण देके नहीं पूछेगा, वो इसमें से एक ही प्रश्न बनेगा कि कौन सा जो है टांग का पार्ट है या नहीं है कॉकरोच का। ठीक है, नेक्स्ट आता है पंखों का प्रथम जोड़ा मध्य वक्ष से निकलता है। पंख जो होते हैं, कितने पंखों का जो जोड़ा यहाँ पर आपको बताया जा रहा है, पहला मध्य वक्ष से निकलेगा, ना कि वो अग्र वक्ष से। तो दो ही जोड़े इसके अंदर मिलते हैं, प्रथम जो निकलेगा वो मध्य वक्ष से, और दूसरा जो निकलेगा वो पश्च वक्ष से निकलेगा, मतलब अग्र वक्ष में किसी भी प्रकार का पंख नहीं होता है। ठीक है, अग्र पंख जो है, जिन्हें प्रवार अपन कहते हैं, यहाँ अलग शब्द अपन ने यूज में लिया, टैगमैन जिसे कहते हैं। अच्छा, तो ये अपारदर्शी होता है, गहरे रंग के होते हैं, तथा विश्राम अवस्था में ये पश्चिम वक्ष पंखों से ढके रहते हैं। पीछे वाले जो पंख है उससे ढके रहते हैं। अब जैसा मैंने आपको बोला कि अग्र में कोई भी पंख नहीं होता है, तो पंख तो है लेकिन उसका नाम यहाँ अपन ने बताया टैगमैन। ठीक है, जो अपारदर्शी होते हैं, गहरे रंग के होते हैं, और विश्राम अवस्था में पश्च वक्ष पंखों से ढके रहते हैं। जब आराम कर रहा है तो ये दिखते नहीं है, इसीलिए नॉर्मली बोलते हैं कि दो जोड़ी ही है। ठीक है, नॉर्मली अपन बोलते हैं, बाकी होता तीन ही है। पश्च पंख जो है पारदर्शी झिल्ली नुमा होते हैं, ये उड़ने में मदद करते हैं। तो पश्च पंख पारदर्शी, उसके आर पार अपन देख सकते हैं, और ये उड़ने में भी क्या करते हैं, हेल्प यहाँ पर करते हैं। तो इस डायग्राम में पंख तो नहीं दे रखा है शायद, हाँ दे रखा है, ये टेगमिन आपको बता दिया, ये पश्च पंख आपको यहाँ पर बता दिया गया। ठीक है, इस डायग्राम से पूछ सकता है, डायग्राम दे देगा, नामकरण करने के लिए बोलेगा, वो आपको तो ध्यान में रखना है। नर व मादा दोनों में उदर जो है, अब उदर की बात करें वो कितने खंडी होता है, 10 खंडी होता है। सबसे पहले सिर की अपन ने बात की थी, वो 6 खंड का होता है, लेकिन दिखता है जैसा ही। उसके बाद में वक्ष में अपन चलते हैं, वो कितने खंड है, उसके अंदर 3 है, अग्र, मध्य और पश्च। और अब उदर की जो अपन बात कर रहे हैं उसके अंदर कितने खंड आ गए, 10 खंड यहाँ पर आ गए। ठीक है, तो इस प्रकार से आप याद रखना। सातवां अधरक जो है वो नौकाकार होता है। सातवां जो खंड यहाँ है, या जो अधरक जो अपन ने देखा था यहाँ पर, ठीक है, इसके अंदर देखा था अभी पहले अपन ने, यहाँ कहीं देखा था, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अदरक का मतलब जो नीचे अदर सतह पर जो होता है, ठीक है, तो वो जो होता है वो आपके वहां की जो अपन बात करें वो कैसा होता है, नौकाकार होता है, बोट शेप जिसे अपन बोलते हैं। तथा आठवां व नवा अदरक जो है वो उसके साथ में मिलकर एक जनन कोष्ठ या जननी कोष्ठ बनाता है। सातवां नौकाकार है, लेकिन आठवें और नब्बे के साथ में मिलकर वो क्या बनाता है, जनन कोष्ठ बनाता है। आपसे पूछा जाए जनन जनन कोष्ठ कौन कौन से खंड से मिलकर बना है, या अदर अदर से मिल अदरक से मिलकर बना है। अदरक नहीं बोल रहा हूँ, अदरक बोल रहा हूँ। ठीक है, तो सातवां आठवां नौवा है। सातवें का शेप पूछा जाए कि कौन सा नौका का होता है, तो सातवां होता है, ना कि आठवां और नौवा होता है। ठीक है, तो जनन छिद्र जनन कोष्ठ बनाता है ये, जिसके अग्र भाग में मादा जनन छिद्र, आगे वाले पोर्शन में जैसे सातवां हो गया या आठवां हो गया और नौवा हो गया, तो आगे वाले में आपके पास क्या मिलेगा, मादा जनन छिद्र यहाँ पर मिलेगा, मादा जनन छिद्र अपने को मिलेगा देखने को। और स्पर्मेथिकल छिद्र, स्पर्मेथिकल मतलब मेल की कहीं ना कहीं ये बात कर रहा है, वह समपार्श्विक ग्रंथियां होती है। नर में केवल आठवां पृष्ठक ही सातवें खंड द्वारा ढके रहता है। नर में जो केवल आठवां है वो सातवें से ढका रहता है, नब्बे का कोई रोल यहाँ पर नहीं है। नर मादा दोनों में 10वें खंड में पर एक जोड़ी संधि युक्त तंतु में गुदीय लूम या सरकाई जो मिलती है वो यहाँ पर मिलती है, नर और मादा दोनों के अंदर मिलेगा। इन लूमों के नीचे की ओर नर के 90वें खंड में एक जोड़ी छोटे वे धागे के समान गुदा शुग एनल स्टाइल होता है, मादा में शुग अनुपस्थित रहता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 3 स्टार इसे कर लीजिएगा। नर कॉकरोच और मादा कॉकरोच को आपको डिफाइन करना है, डिफरेंशिएट करना है, किस एक आधार पर आप उसे वर्गीकृत कर सकते हो, नर कौन सा और मादा कौन सा है। तो एनल स्टाइल से आप कर सकते हो, मादा जो है स्टाइल मारती है, इसीलिए आप याद रखेंगे एनल स्टाइल। ठीक है, वो उसके अंदर
एब्सेंट होता है, मादा में क्या है, सुख अनुपस्थित होता है। आ रही है बात समझ में? तो ये डायग्राम के अंदर ऐसा कुछ दे नहीं रखा, अपने को आगे बता रखा नर और मादा के अंदर अपन चलेंगे उसके अंदर, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है आंतरिक आकारिकी, अंदर से क्या क्या है इसके अंदर पार्ट, क्या पाचन तंत्र है, किस प्रकार का श्वसन है, किस प्रकार का परिसंचरण तंत्र है। तो जो मनुष्य में जैसा अपन देखते हैं, थोड़ा बहुत अलग यहाँ पर आएगा तो वो अपन डिस्कस करते हैं। देह गुहा में स्थित आहार नाल मतलब पाचन तंत्र की सबसे पहले ये बात कर रहा है। तीन भागों अग्रांत्र, मध्यांत्र और पश्चांत्र, आगे वाली आंत, बीच वाली और पश्च वाली आंत्र जो होती है। मुख एक छोटी नलिकाकार ग्रसनी में खुलता है, तो सबसे पहले मुख आएगा, उसके बाद में ग्रसनी आएगा, जो एक सीधी और सक्रिय नली ग्रसिका निकलती है। तो मुख ग्रसनी ग्रसिका मानव में जैसे मिलता है सेम वैसे ही लगभग सीक्वेंस सेम ही है। अब ग्रसिका जो है वो एक पतले भित्ति वाले कोश में खुलती है जिसे अन्नपुट्ट अपन कहते हैं। मनुष्य में तो ग्रसिका किसके अंदर खुलती है, आमाशय में खुलती है। यहाँ जो अपन बात कर रहे हैं वो अन्नपुट्ट के अंदर खुल रही है, जबकि अपन ने केंचुए की बात की थी वहां पर पेशणी आपने पढ़ा था, ठीक है। तो ये तीनों चीज आपको ध्यान में रखनी है, तीनों में डिफरेंस करके आप रिलेट कंपेयर कर करके आप पढ़ो, आसानी से याद रह जाएगा मनुष्य में क्या था, उसमें केंचुए में क्या था और इसके अंदर क्या है। तो ये पतले कोष में खुल रही है, भित्ति वाले कोष में, जिसे अन्नपुट अपन कहते हैं, जिसमें भोजन संग्रहित रहता है। मनुष्य में तो आमाशय में रहता है। इसके पीछे जो है वो ग्रंथिल जठर प्रोवेंट्रिकुलस अथवा पेशणी होती है, ठीक है, जो चबाने का काम करती है, जैसे काटने का छोटे छोटे पार्ट में। इसमें बाहर एक मोटा वर्तुल पेशी स्तर होता है तथा स्तर की उपत्वचा 6 स्थानों पर मोटी होकर उपत्वचीय दांत बनाती है। कितने स्तर पर, 6 स्तर पर। तो यहाँ कहीं ना कहीं जो पेशणी अपने को बता रखी है, तो 6 जो यहाँ पर रीजन इस पेशणी की जो बात कर रहे हैं यहाँ कहीं ना कहीं, ठीक है। तो वो क्या करता है, दांत के जैसे काम करता है, दांत बनाता है 6 स्थानों पर। ये दांत भोजन के मोटे कणों को पीसने में सहायता करता है। पूरा अग्रांत्र अंदर से उपत्वचा से आस्तरित होता है, क्यूटिकल से अंदर से, ना कि बाहर से। मध्यांत्र एक सक्रिय एवं एक समान व्यास की नलिका होती। ये जो थी पहले तो पतली थी, ठीक है, जो अपन ने कौन सा देखा था, जो ग्रसनी थी वो आपके पास छोटी नलिका थी, उसके बाद में सक्रिय और आगे चलती है तो वो ग्रसिका थी, ठीक है। यहाँ इस डायग्राम में आप देखो तो आपको मिलेगा, ये ग्रसनी है छोटी सी, उसके बाद में ग्रसिका आ रही है, उसके बाद में ये शस्त और पेशणी यहाँ पर आया, ठीक है। शस्त के बारे में थ्योरी में अपने को अभी तक कुछ नहीं बताया, इसमें देखते हैं कुछ बताता है क्या। अग्रांत्र में मध्यांत्र के संधि स्थल पर अंगुली के समान 6 से 8 अंध नलिकाएं लगी रहती है, जिनके सिरे बंद रहते हैं और इसे यकृति या जठरीय अंधनाल कहते हैं। ये पाचक रस बनाता, तो इसमें आप देखेंगे अग्रांत्र और मध्यांत्र के बीच में यह है यकृति अंधनाल, कितने, 6 से 8, जो पाचक एंजाइम की जो बात कर रहे हैं, जूस की जो अपन बात कर रहे हैं, वो यहाँ पर बनाएगा, ठीक है, जो हेल्प करता है पाचन में, सिंपल सा फंक्शन है। मध्यांतर व पश्चांतर के संधि स्थल पर लगभग 100 से 150 पतली पीले रंग की नलिकाएं होती है, जिसे अपन बोलते हैं मेल पीजियन नलिका। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये मेल पीजियन नलिका भी अपने को बता रखी। तो आपसे पूछा जाए अग्र व मध्य के बीच में क्या होता है, तो अग्र व मध्य के बीच में होता है यकृतीय अंधनाल। मध्य और पश्च के बीच में क्या होता है, तो वहां पर होती है मेल पीजियन नलिका। और मेल पीजियन नलिका आपने सुना होगा कि उत्सर्जन में कहीं ना कहीं इनका क्या होता है, रोल होता है, ठीक है। तो ये मेल पीजियन नलिका कहते हैं। ये हीमोलिम्फ जो लिक्विड है से उत्सर्जित पदार्थों के उत्सर्जन में सहायता करता है। पश्चांतर मध्यांतर से थोड़ा चौड़ा होता है तथा शुद्रांतर वृद्धांतर और मूत्राशय में विभक्त होता है। 3 पार्ट में होता है पश्चांतर, जो शुद्रांतर वृद्धांतर और मूत्राशय, ठीक है। तो ये देख सकते हो, थोड़ा सा यहाँ आप देखोगे तो ये चौड़ा भी है मध्यांतर का कंपेरेटिवली, शुद्रांत बता रखा है, वृद्धांतर बता रखा है, और ये मलाशय आपको यहाँ पर बता रखा है, तो वो उसने मूत्राशय वहां पर लिखा है, ठीक है। तो वो गलत है कहीं ना कहीं। मलाशय बाहर की ओर गुदा द्वारा खुलता है, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है तिलचट्टे में खुले प्रकार का परिसंचरण होता है, जबकि केंचुए में बात की थी उसमें कैसा था, बंद प्रकार का था। खुले का मतलब यहाँ जो रक्त वाहिकाएं होती है वो बंद नहीं होती, सीधा शरीर में रिलीज कर देगी जो भी लिक्विड है वो। इसकी रुधिर वाहिनी अल्प विकसित होती है और रुधिर गुहा में खुलती है तथा उसी में सभी अंतरंग अंग डूबे रहते हैं, जिसमें जिसे रुधिर लसिका कहते हैं। तो इस रुधिर लसिका में क्या होता है, जो भी पार्ट है, बॉडी पार्ट है, वो उसमें डूबे रहते हैं। रुधिर लसिका या हीमोलिम्फ रंगहीन प्लाज्मा व रुधिराणु से बना होता है। प्लाज्मा के बारे में आपने पढ़ रखा प्रॉपर्टी, मनुष्य में रुधिर के बारे में आपने पढ़ रखा है। कॉकरोच का हृदय जो होता है एक लंबी पेशीय नली है, जो रुधिर गुहा में वक्ष तथा अधर की मध्य पृष्ठीय रेखा के साथ साथ स्थित होता है, ठीक है। वक्ष और जो अधर की मध्य पृष्ठीय रेखा, बीच की जो रेखा है
वहां स्थित होता है, और हृदय कीपाकार कोष्ठकों में विभक्त होता है और दोनों तरफ आश्य या ओस्टिया होता है। तो इसके अंदर आप देखेंगे ये अग्र महाधमनी, ये पक्षाकार पेशीय जो कॉन्ट्रेक्शन कराता है इसमें, ठीक है। ये पेशिया जो है क्या कर रहा है, कॉन्ट्रेक्शन कराता है। ये हृदय के जो कोश है उसके अंदर, जैसे मान लो यहाँ से ऊपर से ब्लड आ रहा है तो ये कॉन्ट्रैक्ट होगी, जैसे ये ऐसी, ये दोनों साइड से बीच में है तो ये कॉन्ट्रैक्ट होगी तो ब्लड नीचे जाएगा, फिर नीचे वाले कॉन्ट्रैक्ट होगी फिर नीचे जाएगा। तो पक्षाकार पेशियों का काम क्या है, कॉन्ट्रैक्शन का है। छोटे छोटे कोश आपको बता रखे हैं, हृदय कोश। आगे बात समझ। नेक्स्ट चलते हैं श्वसन तंत्र में। श्वसन तंत्र जो है शाखित श्वास नालों या ट्रेकिया के जाल का बना होता है। जैसे मान लो ये ट्रेकिया का जाल है यहाँ पर, ये इस प्रकार का, ठीक है ना, ये ट्रेकिया का जाल इस प्रकार का हो गया साहब भाई साहब। श्वास नाल श्वास छिद्रों में खुलती है। तो ये श्वास नाल जो है आपके पास सिंपल सी, ये श्वास नाल है, वो किस में खुल रहा है, श्वास छिद्रों में खुल रहा है। हवा 10 जोड़ी श्वास छिद्रों द्वारा अंदर प्रवेश करती है जो कि शरीर की पार्श्व सतह पर स्थित है। जैसे मान लो ये शरीर है कॉकरोच का, तो 10 जोड़ी इसने बोला है, तो 10 जोड़ी, 10 इधर 10 इधर आपके पास हो गया, और यहाँ से क्या करेगा, हवा प्रवेश करेगी साहब। श्वास नाल पुनः विभाजित होकर श्वास नलिकाएं बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ ये श्वास नाल था, वो श्वास नलिकाएं यहाँ पर बनाएंगे, छोटी छोटी नलिकाएं बनाएंगे बॉडी सरफेस से। जैसे मान लो ये बॉडी सरफेस है इसकी, तो एक ओपनिंग यहाँ पर ये होगी, ठीक है। पहले वाले डायग्राम को आप नहीं बनाएंगे, इसको आप बना सकते हैं। एक ओपनिंग यहाँ पर आपके पास होगी, तो ये श्वास छिद्र है, 10 जोड़ी होती है टोटली, यहाँ जगह जगह होती है, ठीक है। तो ये पार्श्व सतह पर व्यवस्थित होती है। श्वास नाल जो है वापस से वो किसमें विभक्त होती है, श्वास नलिकाओं में विभक्त होती है। श्वास नलिकाएं आगे वाली आपके पास आती रहेगी, और ये हवा को श्वास नलिकाओं द्वारा शरीर के सभी भागों तक पहुंचाता है, ठीक है। तो ये इस प्रकार का खुला है रक्त परिसंचरण, तो इसमें इसी प्रकार से श्वसन होता है, जो भी गैसेज है उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है, ठीक है। श्वास छिद्रों का खुलना अवरोधनी द्वारा नियमित होता है। श्वास छिद्र जो है यहाँ पर अवरोधनी होती है, ढक्कन जिसे अपन बोल सकते हैं एक प्रकार से। श्वास नलिकाओं पर गैसों का आदान प्रदान विस्तरण द्वारा होता है। क्या ऑक्सीजन ज्यादा है तो कम की ओर चली जाएगी, CO2 ज्यादा तो वो कम की ओर चली जाएगी। नेक्स्ट आता है तिलचट्टे में उत्सर्जन मेल पीजी नलिकाओं द्वारा होता है। मैंने आपको ऊपर ही बता दिया था उत्सर्जन का काम करेगा। प्रत्येक नलिका जो है ग्रंथिल एवं रोम युक्त उपकला द्वारा आस्तरित होती है। ग्रंथिल ग्लैंडुलर मतलब कुछ ना कुछ यहाँ पर वो सीक्रेट करता है। रोम युक्त इस प्रकार से छोटे छोटे रोम होते हैं, हेयर इसकी उपकला पर होता है। यह नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों का अवशोषण करके उन्हें जैव रासायनिक क्रिया द्वारा यूरिक अम्ल में परिवर्तित कर देता है। तो नाइट्रोजन के जो भी वेस्ट है, चाहे अमीनो अम्ल की अपन बात करते हैं या उसके अमोनिया वगैरह की अपन बात करते हैं, जो भी है नाइट्रोजन जिसमें अंदर होता है, ठीक है, तो उसे जैव रासायनिक बायोकेमिकल क्रिया द्वारा यूरिक अम्ल में वो परिवर्तित कर देगा, क्योंकि पानी की कमी है सर, ठीक है। और यूरिक अम्ल पश्चांतर द्वारा उत्सर्जित कर दिया जाता है। अतः यह कीट कैसा हो गया, यूरिका अम्ल उत्सर्जी कहलाता है। इसे आपने उत्सर्जन तंत्र में 3 कैटेगरी पढ़ी थी, यूरिया, यूरिको और यूरिक एसिड जो था वो आपके पास, ठीक है। इसके साथ साथ वसा पिंड, व्रकाणु, उपत्वचा तथा यूरिकोसिस ग्रंथियां भी उत्सर्जन में सहायता करती है। फैट बॉडीज जो है उपत्वचा में तथा यूरिकोस ग्रंथि स्पेसिफिक टाइप की ग्रंथि होती है जो कॉकरोच में मिलती है। यूरिकोस का मतलब यूरिया से ही रिलेटेड है, एक्सक्रीशन से रिलेटेड है। तो ये भी क्या करती है, उत्सर्जन में सहायता करती है, ठीक है ना। तो ये इतना सा पोर्शन आप लोग देख लीजिए, काफी है मुझे लगता है आज के लिए। नेक्स्ट सेशन में जो अपन है इसका जो सेक्सुअल स्ट्रक्चर है वो अपन देखेंगे, नर और मादा की तंत्र का तंत्र यहाँ पर देखेंगे, और क्या ये काम करता है, क्या काम में आता है, किस प्रकार से रोगजनक है, वो छोटा सा एक टॉपिक देखेंगे और ये चैप्टर को अपन कंप्लीट कर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आप लोग पढ़िए एनसीईआरटी, को डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछ सकते हो बिना झिझक के। सो थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।